हेलो फ्रेंड्स, मैं इसके सैनी IC ग्रुप पे एक बार और आपका स्वागत है। और आज हम TGT, PGT और LT ग्रेड एग्ज़ाम 2025 के अंतर्गत आज हम शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत ऑपरेशन एथलेटिक्स और एथलेटिक्स से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का आज हम अध्ययन कराने वाले हैं। यानी संपूर्ण जानकारी आपको एक नज़र में देंगे और इसके बाद आपको एथलेटिक्स से कहीं कोई समस्या नहीं आने वाली है, जो एकदम पॉइंट बाय पॉइंट परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाया गया है। आइए हम समय न गंवाते हुए आपको चलते हैं। ये एक जो तैयारी है वो हम कह सकते हैं LT ग्रेड और TGT, PGT, BPSC 4.0 और DSSB, या हम कह सकते हैं राजस्थान PTI या हरियाणा एजुकेशन बोर्ड के द्वारा संचालित शारीरिक शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न आपके काम आएंगे। तो आइए हम बात करते हैं ऑपरेशन एथलेटिक्स। ऑपरेशन एथलेटिक्स, अगर हम ऑपरेशन एथलेटिक्स की बात करते हैं तो प्रैक्टिस सेट मेरा होगा 20वां प्रैक्टिस सेट होगा। और LT ग्रेड की वैकेंसी उत्तर प्रदेश में आ चुकी है और सभी लोग सावधानी पूर्वक उस फॉर्म को भर दें और फॉर्म भरने के बाद आप तैयारी में लग जाए, क्योंकि उसमें प्री और मेंस दोनों परीक्षाएं होनी हैं। तो आइए हम पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि एथलेटिक्स शब्द किस भाषा से लिया गया है। यानी एथलेटिक्स शब्द जो है वो किस भाषा से लिया गया है, तो वह ग्रीक भाषा से लिया गया है, जिसको यूनानी भाषा के रूप में भी हम जानते हैं। अगर ग्रीक न दे करके यूनानी दे देता है तो हाँ कंफ्यूज मत होइएगा, ग्रीक और यूनानी दोनों एक ही भाषा है। और एथलेटिक्स शब्द यूनानी ग्रीक शब्द जो एथलॉन से लिया गया है, और जिसका अर्थ होता है प्रतियोगिता या पुरस्कार के लिए संघर्ष करना। प्रतियोगिता या पुरस्कार के लिए संघर्ष करना। तो आइए थोड़ा सा मैं प्रश्न नंबर दूसरे की तरफ चलते हैं। किस देश ने ट्रैक एंड फील्ड का नाम बदलकर एथलेटिक कर दिया? यानी एथलेटिक कर दिया, पहले इसको ट्रैक एंड फील्ड के नाम से जाना जाता था। तो ऑप्शन सी सही है, संयुक्त राज्य अमेरिका। यानी पुराने समय में यूनान में एथलेटिक्स शब्द का प्रयोग बहुत कम होता था, बल्कि इन क्रियाओं को ट्रैक एंड फील्ड कहा करते थे। लेकिन इंग्लैंड ने इसको बदल करके इसका नाम एथलेटिक्स कर दिया। क्या कर दिया गया? एथलेटिक्स कर दिया। और उसका सही उत्तर है आपका ब्रिटेन। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय एमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन IAAF की स्थापना कब की गई? तो 1912 में। सही उत्तर है आपका 1912 में। और इसका मुख्यालय देखिएगा 1912 से 1946 तक स्टॉकहोम में और 1946 से 1993 तक लंदन में, तथा उसके बाद यह अपने वर्तमान स्थान मोनाको में स्थानांतरित हो गया। यानी IAAF का जो हेड ऑफिस है वह है मोनाको में, वर्तमान में है मोनाको में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मैं चाहूँगा मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें, जिससे हमारी ऊर्जा आपके लिए बनी रहे। और तत्काल वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे जो टेलीग्राम लिंक है इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वो टेलीग्राम लिंक के माध्यम से आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ का एथलेटिक फेडरेशन IAAF के रूप में जाना जाता था। यानी इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन के रूप में जाना जाता था। कब से जाना जाता था? ऑप्शन बी सही है, 2001 से 2019 तक इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स के फेडरेशन के नाम से जाना जाता था। 2019 में इसका नाम बदलकर विश्व एथलेटिक कर दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, अब इसे विश्व एथलेटिक यानी वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से जाना जाता है। कब से? 2019 से। और शासी निकाय जो है इसका, जो इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन संगठन है,
इसका नाम है विश्व एथलेटिक्स, यानी हम कह सकते हैं वर्ल्ड एथलेटिक्स। तो 19 में इसका नाम बदल करके विश्व एथलेटिक्स कर दिया गया और 2001 से 2019 तक इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक फेडरेशन के नाम से जाना जाता, जिसके IAAF के रूप में जाना जाता था। नेक्स्ट चलते हैं, अविनाश सांबले पारुल चौधरी किस खेल से संबंधित है? तो स्टीपल चेज से यह संबंधित है। अविनाश सांबले और पारुल चौधरी यह स्टीपल चेज से संबंधित है। और जो तेजस्विनी शंकर है वो डेकाथलॉन के खिलाड़ी हैं और जे शोभा जो है वो हेप्टाथलॉन के खिलाड़ी। हम थोड़ा सा इसमें ऐड कर दिए हैं आपकी जानकारी के लिए। यह वीडियो लंबा होगा और इसको देखने के लिए थोड़ा सा समय चाहिए आपके लिए। इसमें हम देखिए जो सारे जितने भी हमने प्रैक्टिस सेट कराया है उसे पार्ट 1 और पार्ट 2 दो पार्ट में हमने बनाया है और दोनों पार्ट की कीमत जो हमने रखी है 75 रुपया। अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो ये 94 50 85 0300 27 पे व्हाट्सएप नंबर पे आप संपर्क करेंगे। मैं आपको बार कोड भेजूंगा, आप 75 रुपया मुझे पेड करेंगे और दोनों बुक मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। 19 प्रैक्टिस सेट अभी तक उसमें हो चुका है, 20वां प्रैक्टिस सेट में पढ़ा रहा हूँ, तो वो कल या परसों में ये भी उपलब्ध हो जाएगा। जेवलिन थ्रो जो जैन जेलजनी है उनका जो रिकॉर्ड है 98.48 मीटर का, और डिस्कस थ्रो में जो माइकोलस इलेकना जो है 74.35 मीटर का इनका रिकॉर्ड है। लंबी कूद में माइकल पावेल 8.95 मीटर और ऊंची कूद में जेवियर सोतोमायोर 2.45 मीटर। इन लोगों का ये रिकॉर्ड है। हमने सोचा कि थोड़ा सा एथलेटिक्स से रिलेटेड है, मैं आपको बता दूं जिससे कि आपको सुविधा हो जाए। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI की स्थापना कब हुई? तो ऑप्शन बी सही है, 1946 में हुई। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली। ये सारे जो भी क्लासेस मैं आज ले रहा हूँ वो सब आपके एथलेटिक्स से रिलेटेड होगा, इसलिए मैं इसका नाम रखा ऑपरेशन एथलेटिक्स। A to Z, यहाँ आपको कुछ छूटने वाला नहीं है। एथलेटिक प्रतियोगिता में हम बात करते हैं, ओलंपिक खेलों में शामिल 1896 में एथलेटिक्स 1896 में शामिल हुआ था जो ग्रीस में हुआ था। एशियाई खेलों में 1951 में शामिल किया गया और विश्व कप प्रथम प्रतियोगिता शुरू, यानी विश्व कप प्रथम प्रतियोगिता एथलेटिक की कब शुरू की गई? तो ये 1977 में डसेलडॉर्फ पश्चिम जर्मनी में शुरू किया गया। और विश्व कप प्रथम प्रतियोगिता महिला, ये पुरुष के लिए था। विश्व कप प्रथम प्रतियोगिता ये 1977 में शुरू किया गया और विश्व कप प्रथम महिला जो है वो 1977 डसेलबर्ग पश्चिम जर्मनी, यानी दोनों एक ही साथ शुरू किया गया। नेक्स्ट चलते हैं कि प्रमुख एथलेटिक्स से संबंधित स्टेडियम है, इसकी भी एक जानकारी कर लेते हैं। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है। LNIP ग्वालियर में है। साई स्टेडियम गांधीनगर है और GNDU विश्वविद्यालय में स्टेडियम है वो अमृतसर में है। और नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद में है और साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में है और तात्या तोपे नगर स्टेडियम भोपाल में। ये सारे जो स्टेडियम आप देख रहे हैं वो एथलेटिक प्रतियोगिता से संबंधित, जिसमें ट्रैक एंड फील्ड की प्रतियोगिताएं संपन्न कराई जाती है। एथलेटिक्स में जो कुछ प्रमुख पुरस्कार है उसकी भी मैं चर्चा यहाँ पे कर लेता हूँ। अगर प्रथम अर्जुन पुरस्कार विजेता की बात करें तो 1961 गुरुचरण सिंह रंधावा को एथलेटिक्स के क्षेत्र में पहली बार उन्हें पुरस्कृत किया गया। एथलेटिक्स क्षेत्र में 1961 में गुरुचरण सिंह रंधावा को। अगर प्रथम द्रोणाचार्य की बात करें एथलेटिक्स के क्षेत्र में तो 1985 OM नामबियार को दिया गया। और एशियाई एमेच्योर एथलेटिक एसोसिएशन, जिसको हम 4 टाइम A कह सकते हैं, उसकी स्थापना 1973 मनीला फिलीपींस में आयोजित हुई। अब इसका नाम बदल दिया गया है, मैंने इसी का नाम अब बदल दिया गया है, अब एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन कर दिया गया है, यानी AAA। 4 टाइम A के जगह पे अब AAA कर दिया गया, एशियन एथलेटिक्स एसोसिएशन, जिसको हम 4 टाइम 4A कहते थे, अब 3 टाइम में हो गया।
1973 में इसकी स्थापना हुआ, लेकिन इसका नाम बदल दिया गया। क्या बदल दिया गया? बदल करके एशियन एथलेटिक एसोसिएशन कर दिया गया। नेक्स्ट चलते हैं। क्रॉस कंट्री। क्रॉस कंट्री पुरुष सीनियर वर्ग के लिए 12 किलोमीटर होता है, महिला सीनियर के लिए 8 किलोमीटर होता है, पुरुष जूनियर के लिए 8 किलोमीटर और महिला जूनियर के लिए 8 किलोमीटर। पूछ सकता है, मैं इसलिए इस छोटी छोटी सारी बातें यहाँ पे मैं रख रहा हूँ। बात आती है मैराथन की। थोड़ा सा मैराथन की भी जानकारी कर लें। मैराथन की जो दौड़ होती है 42.195 किलोमीटर, एक यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया है, 42.195 किलोमीटर, जिसको 26 मील 385 गज के रूप में भी जानते हैं। और दौड़ की जो शुरुआत ट्रैक का एक चक्कर लगाकर वह समाप्ति स्टेडियम में ट्रैक का एक चक्कर पूरा करने पर होती है, और बाकी जो दूरी होती है वो सड़क पर की जाती है। और पहला जो अल्पहार होता है वो 11 किलोमीटर यानी 7 मील्स की दूरी पर, उसके बाद 5 किलोमीटर यानी 3 मील्स की दूरी पर होता है। यानी अल्पहार की भी सुविधा होती है, वहाँ पे बाथरूम की भी सुविधाएं होती हैं। ऐसे में नेक्स्ट चलते हैं कि एथलेटिक्स में कितने प्रकार के इवेंट्स शामिल होते हैं। तो स्वाभाविक है, एथलेटिक्स में 2 प्रकार के इवेंट्स शामिल होते हैं, जिसको ट्रैक इवेंट्स और दूसरा फील्ड इवेंट्स के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रैक इवेंट्स में कौन कौन सी प्रतियोगिताएं होती हैं, यहाँ पे देख सकते हैं। जो तेज गति की दौड़ है, जिसको स्प्रिंट रेस बोलते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर और 400 मीटर को हम स्प्रिंट दौड़ के रूप में शामिल करते हैं। मध्यम दूरी की दौड़, मीडियम डिस्टेंस रेस, 800 मीटर और 1500 मीटर को शामिल करते हैं। और लंबी दूरी यानी लॉन्ग डिस्टेंस रेस को 3000 मीटर, 5000 मीटर और 10,000 मीटर। मैराथन दौड़ 42.195 किलोमीटर और 20 किलोमीटर पैदल चाल और 50 किलोमीटर पैदल चाल। अगर 20 किलोमीटर पैदल चाल महिला के लिए होता है और ये 50 किलोमीटर पैदल चाल ये क्या होता है, पुरुष के लिए होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि 3 तरह के जो ट्रैक इवेंट्स थे। अब इसमें हर्डल देखते हैं। हर्डल दौड़ है 100 मीटर, 110 मीटर और 400 मीटर की हर्डल रेस की जाती है। रिले दौड़ होता है, इसमें 4 × 100 और 4 × 400 मीटर। स्टीपल चेस होता है, इसमें 3000 मीटर होता है। पुराने ज़माने में 2000 मीटर की भी जिक्र आती है, लेकिन वर्तमान में 3000 मीटर होता है। लेकिन दोनों की हम गतिविधियों को बता ही देंगे आज इसमें। और फील्ड इवेंट्स में क्या होता है, थ्रोविंग इवेंट्स होता है, एक 60 फुट डिस्कस थ्रो, हैमर थ्रो और जेवलिन थ्रो। और जंपिंग इवेंट्स, जंपिंग इवेंट्स में लॉन्ग जंप, हाई जंप और जो ट्रिपल जंप और जो पोल वॉल्ट यानी बांसकूद हम कह सकते हैं। आइए नेक्स्ट चलते हैं। डेकाथलॉन में कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं? तो स्वाभाविक है, डेकाथलॉन में 10 प्रतियोगिताएं होती हैं। और डेकाथलॉन में साल 1912 में ओलंपिक में शामिल किया गया। डेकाथलॉन को ओलंपिक में 1912 में शामिल किया गया। नेक्स्ट चलते हैं, पहले दिन की प्रतियोगिताएं और दूसरे दिन की प्रतियोगिताएं। पहले दिन में क्या होता है, डेकाथलॉन में 100 मीटर का दौड़, लंबी कूद, 60 फुट और हाई जंप और 400 मीटर का दौड़, ये पहले दिन प्रतियोगिता होती है। और दूसरे दिन 110 मीटर बाधा दौड़, चक्का फेंक जिसको हम कहते हैं, दीक्षक थ्रो और पोल वॉल्ट और यहाँ पे जेवलिंग थ्रो और 1500 मीटर का दौड़। यानी 5 प्रतियोगिता इधर और 5 प्रतियोगिता इधर। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो 10, यानी डेकाथलॉन में 10 प्रतियोगिताएं होती हैं, 2 दिन की होती हैं। 5-5 प्रतियोगिताएं 2 दिन की होती हैं। अब देखिए डेकाथलॉन में कितनी प्रतियोगिताएं होती है, इस तरह से पूछता है तो श्योर है कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे और आप फंस जाएंगे। या नहीं फंसेंगे तो समय लगेगा आपको उसको समझने के लिए। तो यहाँ पे 4 ट्रैक और 6 फील्ड इवेंट्स होती है। यानी टोटल प्रतियोगिताएं कितनी होती है, डेकाथलॉन में 10 होती है। तो डेकाथलॉन में 4 ट्रैक इवेंट्स होते हैं और जो 6 होता है वो फील्ड इवेंट्स होता है। तो 6-4 जोड़ देंगे तो 10 प्रतियोगिताएं इसमें होती है। तो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे कि विश्व रिकॉर्ड जो है डेकाथलॉन में किनके नाम से विश्व रिकॉर्ड है। तो फ्रांस केविन मेयर 9126 अंक यानी 9126 अंक 2018 में
प्राप्त करके अपना रिकॉर्ड बनाए हुए हैं। ये विश्व रिकॉर्ड की बात करेंगे। ओलंपिक रिकॉर्ड की बात करें तो 9018 अंक 2021 में यह कनाडा के डेमियल वार्नर ने यह अपने नाम किया है। और विश्व चैंपियनशिप रिकॉर्ड की अगर हम बात करें पुरुष क्षेत्र में तो संयुक्त राज्य अमेरिका के एस्टन ईटन 9045 अंक 2015 के हिसाब से बना करके अपना विश्व चैंपियनशिप का रिकॉर्ड अभी बनाए हुए हैं। तो ये हम देखें कि तीनों ये रिकॉर्ड आपके सामने था। नेक्स्ट चलते हैं, हेप्टाथलॉन में कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं? तो हेप्टाथलॉन में 7 प्रतियोगिताएं होती हैं। आप जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। थोड़ा सा हम टेक्निकल चीजें यहाँ पे चेंज करते हैं कि पहले दिन प्रतियोगिता क्या होती है तो 100 मीटर दौड़ और ऊंची कूद जिसको हाई जंप, 60 फुट और 200 मीटर की दौड़, ये पहले दिन होती है। कितनी प्रतियोगिताएं? 4 प्रतियोगिताएं होती हैं। और दूसरे दिन होती लंबी कूद और भाला फेंक 800 मीटर, यानी 3 प्रतियोगिताएं। तो दोनों को जोड़ देंगे तो ये प्रतियोगिता हो जाएगी 7। यानी हम कह सकते हैं कि डेकाथलॉन में हेप्टाथलॉन में 7 प्रतियोगिता होती है। यहाँ पे हेप्टाथलॉन में कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं तो 3 ट्रैक की और 4 फील्ड की। ऑप्शन ए सही है, 3 ट्रैक की और 4 फील्ड की, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे एथलीट के कुछ रिकॉर्ड को भी हमने यहाँ पे लाया है कि 100 मीटर दौड़ विश्व रिकॉर्ड पुरुष के नाम उसेन बोल्ट 9.58 सेकेंड का इन्होंने 16 अगस्त 2009 जमैका के रहने वाले इन्होंने अपना रिकॉर्ड बनाया है। 100 मीटर जो दौड़ विश्व रिकॉर्ड महिला के नाम है फ्लोरेंस ग्रिफिथ जायरन, जो 1988 में संयुक्त राज्य अमेरिका की हैं और 10.49 सेकेंड का इनका रिकॉर्ड है। भाला फेंक में विश्व रिकॉर्ड पुरुष जैन जेलेनजली 98.48 मीटर, यानी 2 मीटर समथिंग है 100 मीटर में। 1996 में यह चेक गणराज्य के रहने वाले हैं। पुरुष मैराथन विश्व रिकॉर्ड केन्या के केल्विन क्रिप्टन के नाम है, जिन्होंने 8 अक्टूबर 2023 को शिकागो मैराथन में 2 घंटा 35 मिनट का समय निकाल करके ये अपने नाम ये रिकॉर्ड हासिल किया। एथलेटिक्स में कुछ हमने यहाँ पे रिकॉर्ड भी बनाया था। अब बात करते हैं मार्किंग ऑफ स्टैंडर्ड ट्रैक, यानी हम ट्रैक की मार्किंग कैसे करते हैं जो नए नियम के हिसाब से आया है। एक धावन पथ जो 400 मीटर 2 सीधी भुजाएं होती हैं, यहाँ पे हम 2 सीधी भुजाओं की बात करेंगे। 2 सीधी भुजाएं, यहाँ पे 2 सीधी भुजाएं 84.39 मीटर, यानी हम कह सकते हैं 84.39 मीटर, ये 84.39 मीटर। ये हो गया, हम दोनों को जब जोड़ दिए तो ये हो जाता है 168.78 मीटर। और 2 वक्र रेखाएं हैं तो 400 मीटर का जब ट्रैक बनाएंगे तो 400 मीटर में 168.78 घटा देंगे, ये आ जाएगा आपका 231.22 मीटर, यानी 231.22 मीटर आपका आ जाता है। इसको हम क्या करेंगे, ये दोनों के लिए त्रिज्या बनाएंगे, दोनों के लिए इस तरह से हम बनाएंगे, कर्व बनाएंगे। तो 2 पाई आर, यानी सी का मतलब होता है प्रधि, आर का मतलब होता है त्रिज्या। तो यहाँ पे देखिएगा 231.22 2 पाई आर, 231.22 गुणे 2 पाई आर का मतलब है 7/22 गुणे 2 हो गया आपका। यहाँ पे दोनों तरफ निकालना है ना, इधर का भी और इधर का भी निकालना है। तो यहाँ पे टोटल आता है। और रनिंग रेडियस यहाँ पे देखिए, रनिंग रेडियस 36.80, जब हम इसको फार्मूले में काटेंगे तो आपका 36.80 आएगा रनिंग रेडियस। और जो मार्किंग रेडियस होता है, जो मार्किंग करते हैं उसमें से 30 सेंटीमीटर घटा देंगे, यानी जो मार्किंग रेडियस होगा वो 36.50 का होगा, 36.50 का होगा। और ऐसे आप मिला देंगे। तो इस तरह से हम स्टैंडर्ड ट्रैक की बात करते हैं। पहले क्या होता था कि 80 मीटर का होता था, अब है 84.39 मीटर का हो गया। यहाँ पे हमने यहाँ पे क्लियर कर दिया।
और जो डायगोनल डिस्टेंस है ये जानिए आप, डायगोनल डिस्टेंस जो होता है वो 91.94 मीटर होता है। इस फार्मूले में अगर आप रखेंगे तो 91.94 का डायगोनल डिस्टेंस होता है अगर पूछता है तो। जैसे डायगोनल डिस्टेंस का मतलब ये जो है ना, यहां से अगर आप लेते हैं यहां तक तो यह 91.94 मीटर का होता है, या यहां से लेते हैं आप यहां तक, यह 91.94 होता है डायगोनल डिस्टेंस, आपका डीडी डायगोनल डिस्टेंस होता है। तो पूछता है कि ट्रैक एंड फील्ड में जो डायगोनल डिस्टेंस कितने मीटर का होता है, तो ये आप बताएंगे। 1500 मीटर दौड़ में कौन सी ऊर्जा प्रणाली प्रमुख होती है, तो ऑप्शन ए सही है, एरोबिक ऊर्जा। काफ़ी दिन बाद मेरे वीडियो आ रहे हैं क्योंकि बीच में काफ़ी तबीयत खराब हो गया था, मुझे वायरल फीवर हो गया था और जिसके वजह से मैं बहुत परेशान था। अब थोड़ा बहुत सुधार हुआ इसलिए मैं लेकर के आया हूँ। तो ये एरोबिक्स इसका सही उत्तर है। 1500 मीटर दौड़ में शरीर लंबे समय तक ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसलिए एरोबिक प्रणाली सक्रिय रहती है, इसलिए ऑप्शन ए आपका सही है। लंबा वीडियो है, थोड़ा सा समय लगेगा और समय मिलेगा थोड़ा सा, एक लाइक मेरे लिए बनता है। इसमें किस दौड़ में स्टैगर का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो 1500 मीटर में आपका स्टैगर का प्रयोग नहीं किया जाता है, सीधे कर्व पे खड़ा करके उनको दौड़ा दिया जाता है। और स्टैगर का अगर हम ये फार्मूला देखते हैं कि ब्रैकेट्स में W और छोटे ब्रैकेट्स में WN-1 माइनस 0.10 सेंटीमीटर गुणे 2πr। W का मतलब होता है लेन की चौड़ाई, जो लेन की चौड़ाई 1.22 होता है, और N मतलब नंबर ऑफ लेन होता है, और 2π का मतलब 22/7 होता है। मैं आइए एक फार्मूले में रख करके यहाँ बताऊं। प्रथम लेन का जो स्टैगर होता है क्या होता है, वो 0 होता है, और दूसरी लाइन का जो स्टैगर होता है WN-1 यहाँ पे देखे सेंटीमीटर 2, यानी W का मतलब होता है लेन की चौड़ाई, तो 1.22 हो गया, और दूसरे लेन की मैं निकाल रहा हूँ तो ये नंबर ऑफ लेन तो 2 हो गया, और माइनस एक घटा दिए, और उसमें से माइनस 0.10 घटा देंगे, और ये 2 गुणे 22/7 हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा 1.22 और गुणे यहाँ से 2 में से जाएगा एक, तो एक ही होगा, तो ये एक हो जाएगा, और गुणे इसमें होगा, तो ये हम कह सकते हैं, तो ये हो जाएगा इतना, और यहाँ पे 2 और यहाँ पे हो जाएगा 0, अरे 0.10 हो जाएगा, एक ही है ना इसमें, तो उतना करेंगे। अगर 1.22 में एक गुणा करेंगे तो इतना ही तो आएगा 1.22, और माइनस 0.10 है घटा देंगे, और 44 यानी 22 अब 2 गुणे 22 तो 44/7, और 1.12 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 0.10 घट जाएगा, तो फिर गुणे 44/7, यानी जो आएगा, जो सेकेंड स्टैगर आएगा 7.04 आएगा। समय बचाने के लिए हमने ऑलरेडी लगा दिया और सब लोग को पता है, मैंने कैसे निकाला, बस ऐसे निकालते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि 200 मीटर 400 मीटर का पहले लेन का 0-0 होता है, दूसरे लेन का 3-52 7-0-4, यहाँ पे तीसरे लेन का 7.35, यहाँ पे 14.71, और यहाँ पे 11.19, 22.38, 15.2, 30.5, 18.86, 37.72, और 22.65, 45.39, 26.52 और 53.6, यानी हम कह सकते हैं ये 200 मीटर का स्टैगर है, और ये वाला 400 मीटर का स्टैगर है। तो ये 400 मीटर का हमने यहाँ पे निकाल कर रख दिया है, यहाँ पे 200 मीटर का निकाल कर रख दिया, हालांकि सब कुछ तैयार है मैं, लेकिन फिर भी मैंने निकाल दिया है। और दौड़ने के जो मूल कौशल होते हैं, 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, 4 गुणे 100 मीटर और 4 गुणे 400 मीटर, इस प्रकार की दौड़ को बैठकर स्टार्ट किया जाता है, जिसे सीटिंग स्टार्ट या क्राउच स्टार्ट भी कहा जाता है। जो बैठ करके हम स्टार्टिंग करते हैं उसको क्राउच स्टार्ट या सिटिंग स्टार्ट के भी नाम से जानते हैं। और क्राउच स्टार्ट 3 प्रकार का होता है, यहाँ पे बंच स्टार्ट, और इस मीडियम स्टार्ट, एलोंगेटेड स्टार्ट, यानी ये जो क्राउच स्टार्ट होता है वो 3 प्रकार का स्टार्टिंग होता है। आइए हम तीनों को समझते हैं। यहाँ क्राउच स्टार्ट लेते समय
संकेत दिया जाता है। कितने संकेत दिए जाते हैं? तो संकेत 3 संकेत दिए जाते हैं, इसलिए ऑप्शन सही है। 3 संकेत होता क्या है? ऑन योर मार्क और सेट। जैसे सेट होता है तो गन की आवाज दी जाती है, उसमें वो धावक जो होता है दौड़ने लगता है। तो ये होता है जो क्राउच स्टार्ट लेते समय 3 संकेत दिए जाते हैं, ऑन योर मार्क, सेट, अगर गन नहीं है तो गो की आवाज देते हैं। वंच स्टार्ट में ब्लॉकों के बीच की दूरी क्या होती है? तो यह ऑप्शन ए सही है। 6 इंच से 11 इंच होती है वंच स्टार्ट में ब्लॉकों की दूरी। मीडियम स्टार्ट में ब्लॉकों के बीच की दूरी क्या होती है? तो 16 से 21 इंच होती है, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट चलते हैं, जो एलिंगोटेड स्टार्ट होता है ब्लॉकों के बीच की दूरी, इसमें क्या होता है? तीसरा टाइप जो एलिंगोटेड स्टार्टिंग होता है, तो इसमें होता है 22 से 26 इंच की दूरी। ब्लॉकों की जो बीच की दूरी होती है वो 22 से 26 होती है। अब मैं आज बात करता हूँ मेजरमेंट ऑफ हर्डल, यानी बाधा दौड़ की बात करते हैं। अब प्रत्येक बाधा में जो दौड़ बाधाओं की संख्या होती है 10 होती है। यानी जो भी बाधा दौड़ होता हो, या 110 मीटर का हो, या 100 मीटर का हो, या 400 मीटर का हो, सभी में बाधाओं की जो संख्या होती है, ये जो बाधा की संख्या होती है वो 10 होती है। और 110 मीटर और 400 मीटर पुरुष के लिए होता है, और 100 मीटर और 400 मीटर महिला के लिए होते हैं। यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया कि पुरुष और महिला के लिए कौन कौन से बाधाएं होती है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे बाधा दौड़ का माप, मेजरमेंट ऑफ हर्डल की हम बात करेंगे। तो प्रत्येक बाधा दौड़ में बाधाओं की संख्या 10 होती है, और पुरुष के लिए 110 मीटर, 400 मीटर, महिला के लिए 100 मीटर और 400 मीटर। अब यहाँ पे बात करते हैं पुरुष के लिए 110 मीटर। जो बाधा की ऊंचाई होती है 1.067 मीटर, यानी 110 मीटर की जो बाधा दौड़ होती है, हर्डल रेस होता है जो पुरुष के लिए होता है, उसकी ऊंचाई होती है आपकी 1.067 मीटर। और स्टार्टिंग लाइन से जो पहला बाधा होता है वो 1372 पे, और बीच में 914 पे, और फिनिशिंग लाइन से पहले 14.02। ये क्या है? ये पुरुष वर्ग 110 मीटर बाधा की यह दूरी है। यही पुरुष 400 मीटर के लिए होता है, जो बाधा की ऊंचाई होती है 400 मीटर के लिए, वह पॉइंट, यानी हम कैसे 91.4 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं, और 0.914 मीटर भी हम कह सकते हैं। और स्टार्टिंग लाइन से जो पहला बाधा होता है वो 45 मीटर, और बीच में 35 मीटर, और फिनिशिंग लाइन से पहले आपका 40 मीटर, यानी हम 40 मीटर, ये 40, 45, 35 और 40, ये भी पुरुष वर्ग के लिए होता है, और ये भी पुरुष वर्ग के लिए होता है। अब आज बात करते हैं महिला बाधा दौड़ की। महिला बाधा दौड़ की यानी महिलाओं के लिए 100 मीटर, और बाधा की ऊंचाई कितनी होती है आपकी? 0.84 सेंटीमीटर, 0.84 सेंटीमीटर ये होती है, या हम 0.84 मीटर भी कह सकते हैं। स्टार्टिंग लाइन 13 मीटर, और बीच में 8.5 मीटर, और फिनिशिंग लाइन से पहले जो बाधा होती है वो 10.50 मीटर की होती है। यही महिला 400 मीटर की जब बात करते हैं तो बाधा की ऊंचाई जो होती है ये आपका है 0.762 मीटर, इसकी बाधा की ऊंचाई होती है। ये बाधा की जो ऊंचाई होती है स्टार्टिंग लाइन से 45 मीटर, और बीच में 35, और ये आपका है 40। पुरुष और महिला की जो ये वाली जो दूरी है ये सेम है, लेकिन ऊंचाई में डिफरेंस आता है थोड़ा सा। यहाँ पे देखिएगा, जो ये स्टार्टिंग, यहाँ पे बाधा की जो चौड़ाई होती है वो 1.20 होती है, क्योंकि 1.22 का ट्रैक होता है, तो अगर समान रहेगा तो लड़ जाएगा, गिर जाएगा। और बाधा का जो वजन होता है 10 केजी से कम नहीं होना चाहिए, और स्टैंड जो है 70 सेंटीमीटर, ये जो स्टैंड होता है बाधा का, ये जो होता है वो 70 सेंटीमीटर अधिकतम हो सकता है। और ये जो आप देख सकते हैं बाधा का जो ये जो पट्टी है वो मतलब 70 mm हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि 0.070 मीटर,
यानी मीटर हो सकता है, 7 सेंटीमीटर ये हो सकता है इसकी चौड़ाई जो होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम और बात करते हैं, हर्डलिंग का सर्वप्रथम प्रयोग किस देश में किया गया था? यानी हर्डलिंग रेस का प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो इंग्लैंड में किया गया था। इंग्लैंड 19वीं शताब्दी से शुरुआत के दौर में 1837 के आसपास एटन कॉलेज में ऐसी दौड़ आयोजित की गई थी 1837 में इंग्लैंड में। नेक्स्ट चलते हैं, बाधा दौड़ में कितने चरण होते हैं? तो बाधा दौड़ में 3 चरण होते हैं। बाधा दौड़ में 3 चरण होते, रनअप और क्लियरिंग और लैंडिंग। रनअप क्लियरिंग और लैंडिंग, तो ये 3 होती है बाधा दौड़ में जो चरण होता है, ये 3 होते हैं। ये से पूछेगा तो वहाँ आप कंफ्यूज जाएंगे, इसलिए हमने एक बार इसकी चर्चा कर दी। 400 मीटर हरदर दौड़ पहली बार ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो ये शामिल किया गया था 1900 में। 1900 पेरिस ओलंपिक में यह पहली बार 400 मीटर हर्डल रेस को शामिल किया गया था। आइए बात करते हैं कि हर्डल रेस के लिए किस स्टार्ट तकनीक का प्रयोग किया जाता है? इसमें किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें जो होता है क्राउच, ऑप्शन सी सही है, क्राउच स्टार्ट का प्रयोग किया जाता है हर्डल में। क्राउच 400 मीटर बाधा दौड़ में कुल दूरी और बाधा की संख्या का अनुपात क्या होता है? यहाँ देखिएगा, अगर आप नहीं गंभीरता से लेंगे तो यहाँ पे गलतियां हो सकती हैं। तो ऑप्शन है आपका 40:1 का। 400 मीटर का होता है तो 10, तो 40 दहा में 400 हो गया, और हर एक बाधा का अनुपात क्या होता है? 10 बाधा होता है, तो 40:1 का आपका होता है। ये सही उत्तर आपका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट चलते हैं कि लंबी कूद में टेक ऑफ लाइन से लैंडिंग एरिया की लंबाई में अंतिम सीमा की दूरी क्या होगा? तो ऑप्शन आपका ये 10 मीटर सही होगा। हमने 11 नहीं दिया है ताकि आप कंफ्यूज हो जाए। यहाँ पे 10 मीटर, फिर 12 मीटर, तो 10 मीटर होगा। यहाँ बता दें, जो लैंडिंग एरिया की चौड़ाई होती है 2.75। मैं आपको बता दूं, अगर दोनों ऑप्शन देता है तो जो सही उत्तर है 2.75, जो इंटरनेशनल जो रूल्स है इसकी चौड़ाई 2.75 है, से 3 मीटर दिया रहता है। लेकिन अगर दोनों दिया है तो सही उत्तर 2.75 पे लगाएंगे। लैंडिंग पीट की जो लंबाई होती है 9 मीटर न्यूनतम होती है और 10 मीटर अधिकतम होती है। अगर 9 और 2 दोनों दिया है तो 9 मीटर पे आप सही लगाएंगे। अब ये 10 मीटर कैसे है इसको मैं यहाँ पे समझाता हूँ, क्योंकि यहाँ पे देखिए, अगर 9 मीटर को मानता है कि इसकी जो लंबाई होती है 9 मीटर की है, और यहाँ से जो है 1 मीटर पे जो है ये बोर्ड होता है, जो बोर्ड होता है ये 1 मीटर होता है, तो ये 9 और 1 10, यानी यहाँ पे हम कह सकते हैं टेक ऑफ बोर्ड से इसकी जो दूरी होती है वो 10 मीटर होगी, क्योंकि 9 मीटर इसको मानता है और 1 मीटर ये, तो 10 मीटर होती है। ये थोड़ा सा यहाँ पे जानने की प्रयास करेंगे। पुरुष की लंबी कूद में विश्व रिकॉर्ड जो है वो 8.95 मीटर, जिसे अमेरिकन के माइकल पावेल ने साल 1991 टोक्यो में बनाया था। वहीं महिलाओं की लंबी कूद विश्व रिकॉर्ड है 7.52 मीटर, जिसे रूस की गैलिना चित्स्कोया ने साल 1998 में सेंट पीटर्सबर्ग में बनाया था। तो बात थोड़ा सा यहाँ पे आती है, लंबी कूद में टेक ऑफ बोर्ड की मोटाई अगर 10 सेंटीमीटर होती है तो चौड़ाई कितनी होगी? तो चौड़ाई 20 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन आपका सी सही है। यानी हम कह सकते हैं ये मोटाई, अगर ये मोटाई 10 सेंटीमीटर होती है तो ये चौड़ाई कितनी होती है? तो ये 20 सेंटीमीटर की होती है। और जो प्लास्टिन इंडिकेटर बोर्ड टेक ऑफ बोर्ड से
7 से 10 mm ऊपर होता है। यानी हम कह सकते हैं ये व्हाइट वाला है, ये रेड वाला है, इसकी जो मोटाई होती है वो 7 से 10 mm ऊंचा होता है। प्लास्टिन इंडिकिन सफेद बोर्ड से थोड़ी सी इसकी ऊंचाई अधिक होती है, जिससे 7 से 10 mm होता है। और प्लास्टिन इंडिकिन बोर्ड जो होता है 10 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। यानी ये जो होता है इसकी चौड़ाई 10 सेंटीमीटर होता है। यानी कहीं कहीं आपको 9.8 से 10.2 दिया होगा तो ये भी सही है। अगर डायरेक्ट 10 सेंटीमीटर दिया तो 10 सेंटीमीटर भी सही है। नेक्स्ट करते हैं, लंबी कूद में कुल कितने चरण होते हैं? तो लंबी कूद में कुल कितने 4 चरण होते हैं। लंबी कूद में मुख्य 4 चरण होते हैं। कौन कौन? दौड़ जिसको हम अप्रोच कहते हैं, टेक ऑफ जिसको टेक ऑफ कहते हैं, हवा में उड़ना जो है फ्लाइट है, और लैंडिंग यानी लैंडिंग। ये 4 स्टेप होता है जो यहाँ पे हम एक फिगर के द्वारा देख सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा, ये जब टेक ऑफ ले रहे हैं ये हम कह सकते हैं ये हवा में उड़ रहे हैं। दूसरा है ये रनवे है, ये दूसरा है, ये हवा में तीसरा है, और ये जो है आपका लैंडिंग ये चौथा। यानी हम कह सकते हैं कि 4 चरण होते हैं लंबी कूद में। निम्न में से कौन सी तकनीकी लंबी कूद में प्रयुक्त होती है? इसमें लंबी कूद में कौन सी तकनीकी प्रयोग होती है? तो ऑप्शन बी सही है। जो हैंग तकनीकी है वो लंबी कूद में प्रयोग होती है। यानी हैंग और हिचकिक और सैल ये तकनीकी लंबी कूद में इस्तेमाल होती है। जो फ्लाफ तकनीकी है वो ऊंची कूद में इस्तेमाल की जाती है। फ्लाफ तकनीकी जो है ऊंची कूद में, और बाकी जो है यहाँ पे लंबी कूद में 3 है, हैंग और हिचकिक और सैल, ये तीनों तकनीकी लंबी कूद में इस्तेमाल की जाती है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे लंबी कूद में ट्रायल की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो ट्रायल की अधिकतम संख्या 6 होती है। और फाइनल राउंड में खिलाड़ियों को अधिकतम 6 प्रयास दिए जाते हैं। और स्पर्धा में 12 या 12 से कम प्रतियोगी होने पर 6 ट्रायल मिलते हैं। 12 या 12 से कम प्रतियोगिताएं खिलाड़ी होने पे 6 ट्रायल दिए जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अंजू बावी जार्ज किस खेल से संबंधित हैं? तो ऑप्शन डी सही है। ये किससे संबंधित है? लंबी कूद से संबंधित है। और 2003 पेरिस में विश्व चैंपियन में कांस्य पदक जीतने वाली पहली भारतीय एथलीट हैं। उन्होंने 2005 में IAF विश्व एथलेटिक्स फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। 6.83 मीटर के रिकॉर्ड इनके नाम है। अगर पुरुष वर्ग में बात करते हैं तो जेस्मिन जो एल्डीना भारत के हैं 8.42 मीटर का लंबी कूद में रिकॉर्ड है। ये अंजू बावी जार्ज का यहाँ पे पिक हमने आपको दिखा दिया है। बात करते हैं, अर्जुन पुरस्कार विजेता डॉक्टर अजमेर सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो ये एथलेटिक्स से संबंधित है। और 400 मीटर दौड़ इनसे संबंधित है। 400 मीटर दौड़ इनसे संबंधित। थोड़ा प्यास लग गया है, पानी पी लें। वीडियो लंबा है थोड़ा सा, इसको 2 पार्ट में, 3 पार्ट में, 4 पार्ट में भी आप देख सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा समय भी लग गया और तबीयत भी काफ़ी मेरा खराब था, मैं बहुत परेशान था। यहाँ पे देखते हैं ट्रिपल जंप, जिसको हाफ स्टेप जंप के भी नाम से जानते हैं। इसकी लंबाई क्या होती है? लंबाई 9 से 10 मीटर होती है। ये लंबाई 9 से 10 मीटर होती है, हालांकि मैंने न्यूनतम 9 मीटर अधिकतम 10 मीटर। और चौड़ाई क्या होती है? ये जो चौड़ाई होती है 2.75 से 3 मीटर की होती है। और जो दौड़ पथ होता है 1 पॉइंट, ये जो चौड़ाई होती है ये 1.21 से 1.23 के बीच। तो यहाँ पे 1.22 अक्सर जो उसकी चौड़ाई कर दी जाएगी, 1 से लेकर के 23 के बीच जो भी आप रख सकते हैं। और रनवे जो होता है वो 40 से 45 मीटर, यानी जो ये रनवे होता है वो 40 से 45 मीटर का रनवे होता है। रनवे होता है ट्रिपल जंप के लिए 40 से 45 मीटर का
रनवे होता है। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे लॉन्ग जंप का हमने बताया ही था, और यहाँ से कुछ प्रश्न अभी बनेंगे। ये है आपका 40 से 45 मीटर का ये रनवे होता है, और यहाँ से हम टेक ऑफ लेते हैं और यहाँ से हम उछाल मार करके लैंडिंग कर जाते हैं, यानी ट्रिपल जंप की मैं बात करता हूँ। और इसके बीच की जो दूरी होती है 13 मीटर की होती है। आइए इसका प्रश्न के साथ मैं बताता हूँ। त्रिकूद पुरुष में टेक ऑफ बोर्ड लाइन से लैंडिंग क्षेत्र की लंबाई में समाप्ति स्थान की दूरी कितनी होती है? तो 23 मीटर होती है। अब कैसे होती है भाई? ये देखिए, ये 13 मीटर और ये एक आपका 14 मीटर, और हम बात करते हैं ये 9 मीटर, तो ये हो गया आपका 9 4 13 23 मीटर। यानी अगर हम यहाँ पे बनाया गया है 25 हमने दिया नहीं है, 23 दिया है, और 23 ही आपको मिलेगी समाप्ति। यहाँ से ले करके यहाँ तक की जो दूरी होती है वो 23 मीटर की होती है। यहाँ पे ये 9 मीटर की हम बात कर लें, 1 मीटर की बात कर लेते हैं 10, और यहाँ पे 13 मीटर की बात कर लेते हैं, तो ये 10 10 20 और 3 23 मीटर होती है। ये 23 मीटर की होती है। यहाँ थोड़ा सा, क्योंकि हमने बताया था 9 से 10 मीटर, ये जो होती है 9 से 10 मीटर। यहाँ ऑप्शन 24 नहीं दिया है, यहाँ पे 23 यानी पूछ रहा है, ये 9 मीटर की हिसाब से यह बनाया हुआ है। तो नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे कि त्रिकूद में महिला वर्ग के लिए टेक ऑफ बोर्ड से लैंडिंग एरिया का प्रारंभिक क्षेत्र की दूरी कितनी होती है? प्रारंभिक क्षेत्र की दूरी कितनी होती है? तो 11 मीटर। यानी हम कह सकते हैं ये टेक ऑफ बोर्ड से यहाँ पे लैंडिंग एरिया यहाँ से होती है, तो यहाँ के बीच की दूरी कितनी होती है? 11 मीटर, और पुरुष के लिए होती है वो 13 मीटर। इसलिए ऑप्शन आपका डी सही है, 11 मीटर। नेक्स्ट चलते हैं, त्रिकूद पुरुष वर्ग के लिए टेक ऑफ बोर्ड से लैंडिंग एरिया का प्रारंभिक क्षेत्र कितनी होती है? तो ये होती है आपकी 13 मीटर। टेक ऑफ बोर्ड से यहीं से लैंडिंग करते हैं, तो यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी कितनी होती है? 13 मीटर होती है। ये बोल रहा है कि यहाँ पे देखिएगा, टेक ऑफ बोर्ड से लैंडिंग एरिया का जो प्रारंभ क्षेत्र की दूरी, यानी यहाँ से प्रारंभ होता है क्षेत्र की दूरी, तो ये वाली दूरी कितनी होती है? तो 13 मीटर। ट्रिपल जंप में 3 प्रकार के स्टाइल होते हैं, हाफ स्टेप और जंप। 3 प्रकार के स्टाइल होते हैं इसमें। और ट्रिपल जंप को पहले क्या कहा जाता था? तो इसको हाफ स्किप एंड जंप कहा जाता था। हाफ स्किप एंड जंप यानी ट्रिपल जंप का आविष्कार यूनान में हुआ था, और ओलंपिक में 1896 में इसको शामिल किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं कि ट्रिपल जंप का अंतिम चरण कौन सा होता है? तो अंतिम चरण आपका होता है जंप होता है। अंतिम जंप क्या होता है? जंप लगा करके वो कूदता है। ट्रिपल जंप का अंतिम चरण जो होता है जंप होता है। इसमें एथलीट अपने दूसरे पैर पर से कूदता है और फिर रेत के गड्ढे में कूद जाता है। अंतिम चरण में वो जंप लगाता है। नेक्स्ट चलते हैं, ट्रिपल जंप में एथलीट किस चरण में पैर बदलता है? इसमें किसमें बदल जाता है? क्योंकि हाफ में एक ही पैर, और स्टेप में दूसरा पैर, और फिर होता है जंप। तो इसमें क्या होता है? स्टेप में क्या करता है? हाफ में एक पैर, स्टेप में दूसरा पैर, यानी दूसरा पैर बदल दिया, तो यहाँ पे स्टेप है। उत्तर बी आपका सही होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ऊंची कूद हाई जंप
लंबाई क्या होती है 5 मीटर, चौड़ाई होती है 3 मीटर, रनवे है 15 से 18 मीटर और प्रतियोगी को 90 सेकंड का समय दिया जाता है। यानी हम कह सकते हैं ये जो होती है 5 मीटर, ये हो जाए सॉरी 3 मीटर, लंबाई 5 गुणे 3 की होती है, लंबाई 5 गुणे 3 की होती है लंबाई, और चौड़ाई यानी चौड़ाई ये हो जाएगा 5 गुणे 3 और 5 गुणे 3 और 1 मीटर का मोटा गद्दा होता है। यहाँ पे रनवे 15 से 18 मीटर होती है। यहाँ पे देखते हैं थोड़ी सी हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। ये जो है आपका जो है स्टैंड है और ये आपका है बार, ये आपका है बार। जो बार है वो 4 मीटर से हम कह सकते हैं 4.4 मीटर का हो सकता है। ये जो है 4 से 4.4 मीटर का हो सकता है। और क्रॉस बार का जो उसमें हम कह सकते हैं बार को 3 भागों में बांट दिया गया है। एक भाग ये बांट दिया गया है, एक भाग एक बांट दिया गया और एक भाग ये बांट दिया गया है। जैसे हम कह सकते हैं क्रॉस बार को ऐसे 3 भागों में बांट दिया गया है। जो ये होता है जो इस पे हम टेक ऑफ करते हैं, ये होता है 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर होता है। ये जो होता है 15 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर होता है। और इसकी जो है 30 से 35 का, यानी जो चौकोर होता है वो 30 से 35 का ये इसकी चौड़ाई और लंबाई होती है। यानी चौड़ाई और लंबाई 30 से 35 की ये इसकी हम बात करते हैं। और इसकी जो वजन होता है, वो जो वेट होता है क्रॉस बार की, वो अधिकतम 2 केजी का होता है। यानी 2 केजी से अधिक नहीं होता है। यहाँ पे देखिएगा हमने बना दिया है। जो लेंथ 4 मीटर, वेट जो है 2 सेंटीमीटर और जो डिस्मीटर है वो 30 का होता है। और क्रॉस बार में जो सपोर्ट होता है जिसपे ये रोका जाता है, जिसपे ये रोका जाता है, इस क्रॉस बार जो रोका जाता है वो 40 उसकी चौड़ाई होती है और 60 मीटर, वो 60 जो उसकी होती है लंबाई होती है। यानी हम कह सकते हैं ये चौड़ाई आपका 40 और ये जो लंबाई जो होती है वो होती है ये चौड़ाई इसको बोलेंगे, ये 40 और लंबाई जो होती है वो 60 और इसी पे आपका क्रॉस बार रुका हुआ होता है। तो हमने देखा कि ये 3 भागों में, क्रॉस बार को 3 भागों में बांट दिया गया है, 15 से 20 सेंटीमीटर, और ये बीच वाला भाग है यहाँ 15 से 20 सेंटीमीटर और 30 से 35 सेंटीमीटर जो वो चौड़ाई होती है। और जो सपोर्ट जिस पे दिया जाता है, इसकी जो लंबाई 60 सेंटीमीटर और इसकी चौड़ाई वो होता है 4 सेंटीमीटर। 40 4 सेंटीमीटर और 60 मतलब 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो ये थोड़ी सी जानकारी थी। हाई जंप में प्रयुक्त प्रमुख तकनीकी कौन कौन सी है? तो स्टेडर रोल, वेस्टर्न रोल, सीजर जंप या फास्फरी फ्लॉप, यानी सही उत्तर आपका डी है। ये चारों तरह के इसमें तकनीकी प्रयोग किया जाता है। जो स्टेडर रोल है डेव अल्ट्रिटन है, वेस्टर्न रोल जो है जार सोराइन है और सीजर जंप है माइकल स्विनी है और फास्फरी फ्लॉप जो डिक फास्फरी ने, इन लोगों ने इस रोल को मॉडल किया है और दिया है। बात करते हैं यहाँ पे फास्फरी फ्लॉप तकनीकी में एथलीट कैसे उड़ान भरता है? तो ऑप्शन ये सही है, उल्टा होकर पीठ के बल। देखिएगा यहाँ पे उल्टा होकर के पीठ के बल, यानी वो फ्लॉप तकनीकी में उड़ान भरता है, मतलब हाई जंप के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, वेस्टर्न रोल तकनीकी में खिलाड़ी की शरीर की स्थिति या पोजीशन क्या होता है? जो वेस्टर्न रोल होता है इसमें उसकी क्या स्थिति होती है? तो ऑप्शन बी सही है, पेट बार की ओर होता है। ये जो पेट होता है वो बार की ओर होता है, इसलिए ऑप्शन आपका बी सही है, पेट बार की ओर होता है। अगर ऐसा पूछता है तो हम फंस जाएंगे। हाई जंप का टेक ऑफ एरिया
कैसा होता है, हाई जंप का जो टेक ऑफ एरिया कैसा होता है, आप सोच सकते हैं कि समतल और कठोर होता है। जहाँ से हम जंप लगाते हैं, जहाँ पे टेक ऑफ लेते हैं, वो समतल और कठोर होगा, तभी हम जंप लगा पाएंगे। ऊंची कूद में रनवे घुमावदार होता है, जान लीजिए। हाई जंप में जो ऊंची कूद होता है, जैसे है तो ये घुमावदार होता है, और घुमावदार होकर के वहां से हाई जंप करते हैं, जो 15 से 18 मीटर के बीच में होता है। पानी बाधा दौड़ स्टीपल चेज 3000 मीटर, पुरुष या और महिला दोनों। बाधा की संख्या होती है 28 और वाटर जंप होता 7 वाटर जंप होता है। और बाधा का जो वजन होता है 80 केजी से 100 केजी के बीच में होता है, जो बाधा का वजन होता है। और बाधा की जो ऊंचाई होती है 91.4 सेंटीमीटर, और बाधा की ऊंचाई महिला के लिए 76.2 सेंटीमीटर, और इसकी लकड़ी जो होती है 12.7 गुणे 12.7 सेंटीमीटर की होती है, 12 × 7 सेंटीमीटर की होती है। बात करते हैं 2000 स्टीपल चेस, हालांकि होता नहीं है, अगर होता है तो इसके पैमाना है बाधा 18 और वाटर जंप इसमें 5 होते हैं, और बाधा का वजन 80 से 100 केजी होता है। बाधा की ऊंचाई पुरुष के लिए 91.4 सेंटीमीटर, महिला के लिए 76.2 सेंटीमीटर। इसकी लकड़ी जो है 12.7 गुणे 12.7 सेंटीमीटर का होता है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर जल कूद को ट्रैक के अंदर रखा जाता है तो ट्रैक की दूरी 10 मीटर कम होगी। ट्रैक के अंदर रखा जाएगा तो ट्रैक की दूरी 10 मीटर कम होगी, यानी जो होगा ट्रैक 390 मीटर। अगर बाहर रखा जाता है तो ये 410 मीटर होगा, 410 मीटर का ट्रैक होगा, ध्यान रखिएगा, ये पूछ सकता है। वाटर जंप की जो गहराई होती है वो 70 सेंटीमीटर, और लंबाई 3 मीटर 66 और चौड़ाई भी 3 मीटर 66, जो वाटर जंप होता है वो उसकी मैं बात कर रहा हूँ। बांस को, जिसको हम पोल वाल्ट कहते हैं, इसका प्रयोग 1877 अमेरिका में पहली बार किया गया था, और ब्रिटिश इसको क्या कहते हैं, पोल कलमवार के भी नाम से इसको जानते हैं। 1962 में IAAF ने फाइबर ग्लास पोल का प्रयोग करने की स्वीकृति दे दी, यानी जो इस पोल का हम प्रयोग करते हैं उसको फाइबर ग्लास की बनाया जा सकता है 1962 में। प्लाटिंग बॉक्स, इसको देखिएगा, जो बॉक्स होता है ना उसको प्लाटिंग बॉक्स के नाम से जानते हैं। जानकारी रहे, प्लाटिंग बॉक्स किस खेल में प्रयोग होता है, तो पोल वाल्ट में प्रयोग होता है। इसकी लंबाई 1 मीटर और चौड़ाई 60 सेंटीमीटर होती है। यह ध्यान से देखिएगा, जो स्टॉप बोर्ड एवं बॉक्स के बीच का कोण होता है वो 105 अंश का होता है। ये जो कोण होता है आपका, ये 105 अंश का होता है, 105 अंश का होता है। और यही ये वाला जो कोण होता है वो 120 अंश का होता है। तो ध्यान रखिएगा, स्टॉप बोर्ड एवं बॉक्स से बीच का जो कोण की बात आती है वो 105 अंश का होता है। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे इसका मैंने कुछ फिगर बना दिया है, जो ये 5 × 5 का ये आपका होता है, 5 × 5 का लैंडिंग होता है। और ये है आपका क्रॉस बार, और क्रॉस बार की भी वही चीज़ें अभी मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे मैंने देखिए बॉक्स है, ये 1 मीटर और ये 60 सेंटीमीटर, यहाँ पे 40 सेंटीमीटर की बात आती है। क्रॉस बार, क्रॉस बार को कितने भागों में बांटा गया है, तो क्रॉस बार को 3 भागों में, देखिएगा, एक भाग, ये दूसरा भाग और ये तीसरा भाग। ये बात करें, लंबाई इसकी जो होती है वो 4.5 यानी 4.5 मीटर, इसकी जो लंबाई होती है वो 4.5 मीटर होती है। क्रॉस बार की जो लंबाई होती है वो 4.5 मीटर और प्लस और माइनस 2 सेंटीमीटर हो सकता है। इसका जो भार होता है वो 2.25 केजी, 2.25 केजी होता है। इसका वजन, अधिकतम वजन, 2 सिरे, जो कि ये सिरे 15 से 20 सेंटीमीटर, ये 15 से 20 सेंटीमीटर लंबे होते हैं, और 3 से 3.5 सेंटीमीटर, ये 3 से 3.5 सेंटीमीटर
ये क्या होते हैं, चौड़े होते हैं। और रनवे, इसकी जो दौड़ पथ होती है वो 40 से 45 मीटर और लंबाई 1.22 से 1.3, और इसके जो रेखा की मोटाई होती है वो 5 सेंटीमीटर की होती है। ये चीजें हैं। नेक्स्ट, पोल वॉल्ट को ओलंपिक खेलों में पहली बार कब शामिल किया गया, तो 1896 में ही इसको शामिल किया गया था। और महिला पोल वॉल्ट को ओलंपिक में सन 2000 सिडनी ओलंपिक में शामिल किया गया था। महिलाओं को 2000 में और पुरुषों को 1896 में ही। पोल वॉल्ट में किस प्रकार की ऊर्जा परिवर्तन प्रमुख होता है, तो ऑप्शन ए सही है। इसमें गतिज से स्थितिज ऊर्जा का परिवर्तन किया जाता है, क्योंकि पुरुष वर्ग में पोल वॉल्ट विश्व रिकॉर्ड स्वीडन के जो आर्म्ड मोडो जो डुप्लांटिस के नाम पे है, उन्होंने 6.28 मीटर का यह पोल वॉल्ट का आपने अपने रिकॉर्ड रखा है। और महिला वर्ग में पोल वॉल्ट का विश्व रिकॉर्ड एलेना इसिनबाएवा के नाम है और 5.06 मीटर का इनका रिकॉर्ड है। बात करते हैं नेक्स्ट, जो 60 पट की बात करते हैं, इसका व्यास होता है 2.135 मीटर, 2.135 मीटर। अगर त्रिज्या की बात करते हैं, यानी हम कह सकते हैं ये गोला है ना, तो ये व्यास होता है 2.135 मीटर का। और त्रिज्या की बात करते हैं तो केवल ये त्रिज्या होता है, यानी 1.067 मीटर, ये त्रिज्या मैंने बात किया है। और थ्रो सेक्टर 34.92 अंश का कोण होता है। ये भार पुरुष वर्ग के लिए 7.26 किलोग्राम होता है। व्यास होता है 110 mm से 130 mm, और भार महिला वर्ग के लिए 4 kg और व्यास 95 से 110 mm होता है। ये 95 से 110 mm होता है। ये आपका सेक्टर आप देख सकते हैं, मार्किंग जो शॉर्ट पुट का है, ये जहाँ से यहाँ तक मैं बात करता हूँ तो 2.135 मीटर, 1.067 मीटर ये वाला होता है। यहाँ पे देखिए कि ये 75 सेंटीमीटर ये आगे की तरफ निकला होता है। ये आपका स्टाफ बोर्ड है, इसका भी मैंने जिक्र यहाँ पे किया है। और 34.92 अंश का कोण है। आपको मैं दिखा दूं, यहाँ पे देखिए जो स्टाफ बोर्ड इसमें जिसको प्रयोग किया जाता है, ये स्टाफ बोर्ड यहाँ पे बनाया गया है। ये 30 सेंटीमीटर चौड़ा होता है, यानी कि 0.30 मीटर कह सकते हैं या 30 सेंटीमीटर कह सकते हैं चौड़ाई। और इसकी जो ये लंबाई होती है 1.21, इसमें +1 कर सकते हैं, यानी हम कह सकते हैं इसकी जो लंबाई होती है 1.21 होता है, इसकी लंबाई 1.21। लेकिन यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी देखिए, ये एरो बनाया गया, यानी इसकी दूरी क्या होती है, तो 0.12 मीटर, 0.12 मीटर, यानी 11.2 सेंटीमीटर होगा, 11.2 सेंटीमीटर होगा। यहाँ पे पूछता है तो हम देख 60 फुट डिस्कस थ्रो में सर्कल की जो मोटाई होती है, ये जो सर्कल की जो मोटाई होती है वो 6 मिलीमीटर होता है, 6 मिलीमीटर होता है सर्कल की मोटाई। नेक्स्ट चलते हैं, गोला फेंक की तकनीकी, पैरी ओब्रायन जिसको ग्लाइडिंग तकनीकी और डिस्को पट तकनीकी, ऑर्थोडॉक्स तकनीकी, यानी गोला फेंक की 3 प्रकार की तकनीकी हैं। ये तीनों तकनीकी का हमने यहाँ पे जिक्र कर दिया है। बात करते हैं आगे कि गोला फेंक में सबसे लोकप्रिय और पारंपरिक तकनीकी कौन सी है, सबसे लोकप्रिय और पारंपरिक तकनीक कौन है, तो ऑप्शन ए सही है, जो ग्लाइडिंग तकनीकी है। और ग्लाइडिंग तकनीकी जिसे पेरियोब्राइन, जिसको पेरियोब्राइन स्टाइल तकनीकी भी कहते हैं, यानी ये तकनीकी इस नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, जो ग्लाइड्स तकनीकी में खिलाड़ी फेंकने से पहले
उसका मुंह किस दिशा की तरफ होता है, उसकी दिशा किधर होता है, तो लक्ष्य की ओर होता है कि लक्ष्य के विपरीत होता है। तो ऑप्शन बी सही है, उसका जो खिलाड़ी का मुंह होता है वो लक्ष्य के विपरीत होता है, लक्ष्य के विपरीत होता है। नेक्स्ट चलते हैं, चक्का फेंक से थोड़ी थोड़ी सारी जानकारियां हमने आपको दे दिया है। इसका जो व्यास होता है 2-2.5 मीटर का होता है। चक्का फेंक का जो व्यास होता है, ये व्यास जो होता है वो 2.5 मीटर का होता है, तो आधा त्रिज्या 1.25 होगा। और थ्रो सेक्टर 34.92, भार जो पुरुष वर्ग के लिए 2 kg और व्यास 219 mm से 221 mm होता है। और मध्य में लगे जो धातु का प्लेट का जो ये व्यास है वो 50 mm से 57 mm होता है। महिला का जो भार होता है वो 1 kg और व्यास 180 से 182 mm होता है। और मध्य लेन में ढाल का जो प्लेट होता है वो 50 से 57 दोनों का सेम होता है। बात करते हैं और आगे, यहाँ पे जो मार्किंग सेक्टर है हमने बताया था ये 2.5 मीटर का सेक्टर होता है। और जो जिसकी जो चौड़ाई होती है रेखा की 50 mm होती है और 7.5 सेंटीमीटर यहाँ से क्या होता है, ये लंबा होता है। और ये जो होता है ये भी 50 mm का ये क्या होता है, ये मोटा होता है। तो इस तरह से हमने देखा थ्रोइंग सेक्टर जो होता है वो 34.92 का होता है, 34.92 का होता है। यहाँ पे थोड़ा सा एक प्रश्न आता है, थोड़ा कंफ्यूज कर देगा, डिस्कस थ्रो में तकनीकी का सही क्रम क्या है। तो ऑप्शन ए सही है, पहले ग्रिप बैलेंस बनाएंगे, फिर स्पिन, उसके बाद रिलीज, फिर अपने आप को रोकेंगे। तो इसलिए ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है, ए आपका सही उत्तर है। यानी हम कह सकते हैं पहले ग्रिप सही होना चाहिए, फिर बैलेंस बनाना, फिर स्पिन लेकर के गति उत्पन्न करना और सही कोण पर डिस्कस रिलीज करना। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आपका फर्स्ट उत्तर आपका सही उत्तर है। फिर बात करते हैं यहाँ पे जेवलिंग थ्रो की। तो ये क्या होता है, ये जो होता है वो 8 मीटर का होता है, ये जो होता है वो 4 मीटर का होता है ये। और रनवे की जो बात करते हैं वो 36.5 मीटर इसकी रनवे होता है। और ये यहाँ पे देख सकते हैं सेक्टर, ये वाली जो ए वाला होता है, देखिएगा यह ध्यान से रखिएगा कि आर्क 8 मीटर से लेकर के 8 मीटर से लेकर के यहाँ पे आर्क बनाया जाता है। और ये आर्क जो होता है 7 सेंटीमीटर मोटा होता है। यानी हम कह सकते हैं इस पे जो आर्क बनाया जाता है, ये आर्क जो बनाया जाता है इसकी जो मोटाई होती है वो 7 सेंटीमीटर होती है। और यहाँ से इधर 75 और यहाँ पे 75 सेंटीमीटर दोनों बड़ा होता है। और ये जो रेखा की मोटाई होती है वो 50 mm मतलब 5 सेंटीमीटर होता है। इसका जो कोण होता है वो 29 अंश होता है, ये जो कोण होता है 29 अंश का होता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं ये 8 गुणे 4 का होता है और यहीं से 8 का लेकर के इसको आप मिलाने का काम करते हैं। ये 4 मीटर होता है, तो सेंटर में हम ले लेते हैं। बात करते हैं इससे संबंधित कुछ और। जेवलिंग थ्रो पुरुष के लिए भार क्या होता है वो 800 ग्राम। पुरुष के लिए जेवलिंग थ्रो का जो वजन होता है 800 ग्राम। लंबाई जो होती है 260 से 270 मीटर होती है। और धातु सिरे की लंबाई पुरुष वर्ग के लिए जो जैसे ये है ना, ये एक लोहा का जो धतुआ होता है, ये पूछ रहा है कि जो धातु सिरे से 0.90 मीटर से 1.06 मीटर होता है। ये जो धातु इसमें लगाया जाता है, लोहा लगा रहता है। ये गुरुत्वाकर्षण बिंदु धातु सिरे से यहाँ से जो यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स बनाया जाता है उसकी जो मतलब वो क्या होता है, ये देखिए सॉरी गुरुत्वाकर्षण यानी 0.90 मीटर से
1.06। ये धातु होता है, ये धातु वाला ये है, सॉरी, यानी 250 mm से 330 mm ये धातु होती है इसमें। और पकड़ वाले हिस्से का जो व्यास होता है, यानी इसमें जो पकड़ जिसमें होता है वो 25 से 30 mm। और पकड़ वाले हिस्से की बधी हुई जो रस्सी होती है वो पुरुष वर्ग के लिए 15 से 16 सेंटीमीटर उसमें रस्सी लपेटा जाता है। अब तो उसमें अब आ गया फाइबर वाले में। महिला भार क्या होता है 600 ग्राम, लंबाई 220 से 230, धातु सिरे की लंबाई 250 से 330 mm, महिला की बात कर रहा हूं मैं। गुरुत्वाकर्षण बिंदु धातु सिरे महिला यानी 0.80 मीटर से यह 0.92 मीटर की लंबाई होती है। पकड़ वाले हिस्से का व्यास होता है 20 से 25 mm होता है। और जो रस्सी महिलाओं को होती है 14 से 15, पुरुष के लिए होता है 15 से 16 चौड़ा होता है। आगे बात करते हैं। तार गोला व्यास 2.135, जो 60 फुट होता है वही तार गोला का भी होता है। और सेक्टर कोण 34.92। प्रोटेक्शन जो सर्किल होता है, ये जो प्रोटेक्शन सर्किल जो होता है इसका आकार क्या होता है, यू आकार का होता है। जो पैनल लगाया जाता है वो 2.74 मीटर चौड़ा और ये होता है आपका 7 मीटर ऊंचा, जिसमें एक पैनल होता है 2.74 मीटर चौड़ा और 7 मीटर ऊंचा होता है। और 6 मीटर जो आगे की तरफ जो होता है, ये 6 मीटर आगे की तरफ चौड़ा होता है, जो खुला होता है, जिससे हम रिलीज करते हैं। यहाँ पे भार जो पुरुष वर्ग के लिए जो तार गोला का हैमर थ्रो का वजन होता है ये 7.26 kg होता है। और व्यास जो होता है 110 mm से 130 mm। और तार गोले की पुरुष की जो लंबाई टोटल होती है वो 1175 से 1215 mm के बीच होती है पुरुष वर्ग के लिए। आइए हम थोड़ा सा महिला वर्ग की याद करते। देखिए ये जो जाली लगा हुआ है ना 7 मीटर ऊंचा होता है और ये जो होता है ये आगे सामने 6 मीटर खुला हुआ होता है, जिससे वो रिलीज कर सकता है। भार महिला के लिए 4 kg का होता है, ये 4 kg। और व्यास जो होता है 95 से 110 mm। और तार की जो लंबाई होती है 100 यानी 1160 से 1195, 1160 से 1195 ये जो होती है तार की लंबाई होती है। तो आज के लिए इतना ही और नेक्स्ट वीडियो मेरा बहुत जल्दी आएगा, बने रहिए।